नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल और एआई सहित कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक से मुलाकात की। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी स्तर पर आकलन किया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला और फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली बार जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया और आज रात 12:30 बजे से स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के समय में सामूहिक विकास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा है कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई दिशा मिलेगी। भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन की भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच वैश्विक रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक से मुलाकात की। बैठक में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के साथ साथ सिंचाई, संपर्क व्यवस्था और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, जैविक खेती एवं उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने, कौशल विकास, कृषि प्रौद्योगिकी तथा बाजार से बेहतर जुड़ाव जैसे विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सतत एवं उच्च मूल्य वाली कृषि का प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा है कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक अपनाने और बाजार से बेहतर संपर्क स्थापित करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा आत्मनिर्भर अरुणाचल और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने किसानों को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने हेतु आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, कृषि स्टार्टअप और मजबूत बाजार संपर्क की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल प्रदेश के विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी स्तर पर आकलन किया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मानकों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित कई पान्योर और ईस्ट सियांग जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों की सहित बड़े आधारभूत ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए राज्य को केंद्र सरकार की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान एवं किरण रिजिजू को अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की सलाह दी। इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से टेलीफोन पर बातचीत कर राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्बहाली कार्यों सहित जमीनी स्तर की जानकारी ली तथा मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों वाली द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी राजनीति को 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि सर्वमान्य कानून ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने से दोहरे मानदंड न अपनाने और प्रबल देते हुए अधिकारियों से वित्तपोषित और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है। India has been a victim of cross-border terrorism for decades. भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। We must address the conditions conducive to the spread of terrorism. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा है कि भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक दूसरे से तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद से पहली जीत दर्ज की है। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं आज रात के मुकाबले में रात 12:30 बजे से स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति जिले के मुकाविरपल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा है कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रह जाए और सभी को रोजगार मिले। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।